यूपी में बढ़ते कोरोना केसेस के हवाले से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। इन्होंने अपने खत में कोरोना से निपटने के लिए कई तजावीज पेश की हैं, जिनमें कोरोना टेस्ट और टीकाकारी मुहिम में तेजी लाना शामिल है। वाज़ेह है कि यूपी में गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना केसों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन 30,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 33,500 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं 249 अफराद एक दिन में कोरोना से हलाक हुए हैं। वहीं रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए लगातार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मेरठ शहर की बात करें तो 24 घंटे में 35 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से 21 अमवात हुई हैं। वहीं सरकारी एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो महज 2 अमवात का जिक्र किया गया है, जो कि तशवीश का बायस है और सरकारी आंकड़ों को ये आंकड़ा आईना दिखा रहा है। जबकि सूरजकुंड शमशान घाट पर 67 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कह दिया गया है कि रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान तमाम सरकारी खिदमात दम तोड़ती नजर आ रही हैं, जबकि सरकारी अमला तमाम तर सहूलतें होने का बार बार दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। अलीगढ़ के एक शमशान घाट पर ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। एक शख्स अपने रिश्तेदार का जनाजा लेकर एम्बुलेंस ना मिलने से ही रिक्शे के जरिए शमशान घाट पहुंचा। इस नौजवान ने लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस से मदद मांगी, लेकिन सभी ने लाश को ले जाने से इनकार कर दिया और जब शमशान घाट पहुंचा तो वहां पर कई घंटे इंतजार करना पड़ा। हमने डॉक्टर्स वगैरह को वो किया, बात वगैरह की, सबने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने एम्बुलेंस वगैरह से बात की थी, एम्बुलेंस वालों ने मना कर दिया कि हम लेके नहीं जा सकते। और भी कई जगह बात की, सब लोगों ने मना कर दिया। तब जाके बहुत मुश्किल से एक ये ट्रेई में मुश्किल से लेकर आए। फिर यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे घंटों तक हम लोग चीखते चिल्लाते हैं भैया, अब जाके नंबर आया है 4 घंटे में। हमारा सुबह 9 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग। कहाँ लेके आए थे आप? यहीं लेके आए थे। कोई एम्बुलेंस वाला लाने के लिए तैयार नहीं था तो क्या करते, गाड़ी पे तो ला नहीं सकते थे। 4 पहिए वाली गाड़ी हमारे पास है नहीं, एम्बुलेंस वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे, तो तेई में ही कोरोना की बढ़ती वबा के दरमियान अलीगढ़ में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एएमयू में ऑक्सीजन का प्लांट नस्ब करने का फैसला किया गया है। एएमयू के तर्जुमान के मुताबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर किए, जिसके जरिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। एएमयू इंतजामिया के इस फैसले की चहार जानिब से सताइश की जा रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, जो खुद एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत समझते हुए 1.41 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं टू केटर द ग्रोइंग नीड ऑफ ऑक्सीजन एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। इससे ये फ़ायदा होगा, सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं और ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग भी करी जाएगी। और इस प्रोसेस को, ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ऑक्सीजन प्लांट का, ये उम्मीद है कि 3 से 4 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर एतबार से इस आपदा, इस क्राइसिस, इस पैंडेमिक का शाना बशाना खड़े होके मुकाबला करने को तैयार है, और जो हमारे इख्तियार में हम पूरा उसके लिए कमर कस के मुहिम। दौरे हाजिर में इंसानी खिदमत ही सबसे बड़ी खिदमत महसूस की जा रही है। यही वजह है कि लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ट्रेड यूनियन ने गुज़िश्ता कई दिनों से खिदमत खल्क शुरू किया है। अलीगढ़ शहर से कोरोना को ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने आवाम में मास्क तकसीम करने और RTC की बसों को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के कारकुनों का कहना है कि हुक्मरान जमात के कारकुन कोरोना से खौफजदा होकर घरों में बैठे हैं, जबकि SP के कारकुन जमीनी सतह पर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। व्यापार सभा का एक कार्यक्रम हमने सुनियोजित किया है, जो लोगों को राहत पहुंचाने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम लोग रोज मास्क बांटते हैं, बसों को सैनिटाइज करते हैं, जो यात्री इधर से उधर भटक रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं यदि अगर वो परेशान है तो। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाके काम कर रही है, और जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो आज समाज से और प्रदेश से गायब हैं। कोरोना वबा ने उर्दू अदब के कई चिराग बुझा दिए हैं। गुज़िश्ता 1 माह में अंजुम उस्मानी, अतहर अजीम, मोहम्मद तहसीन इफ्तिखार उमाम, सिद्दीक
इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, फुरकान संभली जैसी उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शख्सियात कोरोना वबा का शिकार होकर दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर रुखसत हो गईं। इन तमाम मरहूमीन की खराज अक़ीदत पेश करने के लिए के मकसद से आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में एक ऑनलाइन ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें उर्दू दुनिया की मुमताज़ शख्सियात ने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ताज़ियती प्रोग्राम में शिरकत की और मरहूम उदबा, शुअरा और मुसन्निफ़ीन की उर्दू अदब की खदमात को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। ज़बान अदब के मैदान में जो मशाहिर अदब हैं वो भी अपनी उर्दू खिदमात के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस जैसी मौलिक बीमारी ने उर्दू अदब के मशाहिर अदब को भी नहीं छोड़ा। बहुत बड़ी तादाद में हमारे उर्दू अदीब, शायर, नाक़िद और मुहक्किकीन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, लेकिन आज भी उर्दू अदब के जो दीवाने हैं वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को रोक ले और इस दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए। तो इसी ताल्लुक़ से आज का ये ताज़ियाती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से और दूसरे सूबों से उर्दू अदब के नाक़िदीन, शुरा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत हिंदुस्तान बनाने का ऐलान एक फैसला कुन मोड़ पर आ चुका है, जो कि हिंदुस्तान की मईशत के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत आपके लिए मुल्क भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी हौसला दिलाने वाली कहानियाँ लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी नित नई और हुसूलियाबियों से लिपटी हुई कहानियाँ जो हमें एक बेहतर कदम और बेहतर कौम की शक्ल में डिफ़ाइन करती हैं, उन्हीं में से एक कहानी है मारूफ मौसीक़ार AR रहमान की। भारत की समृद्ध संगीत विरासत के ग्लोबल एम्बेसडर AR रहमान कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए संगीत बनाने में व्यस्त है, जबकि अपने देश के संगीत पायदानों में अभी भी वो शीर्ष पर है। फिल्म मेकिंग की दुनिया में वो 99 सॉन्ग्स के साथ कदम रख रहे हैं और उनका ये मानना है कि संगीत और फिल्में दुनिया भर के लोगों के बीच की दूरियों को कम करती है। My interest in filmmaking actually really started after the Oscars and life in Los Angeles. 5 years, going for workshops and meeting all this world-class, directors and editors and screenwriters, and they made me comfortable with what I was doing. रहमान ने स्वतंत्र भारतीय संगीतकारों को सशक्त बनाने के लिए मज़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसने एंजॉय एंजामी गीत के साथ चारों ओर सनसनी फैला दी है। वो कहते हैं कि भारतीय संगीत जगत के पास वो सब कुछ है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता के लिए जरूरी है, बिल्कुल कोरियाई पॉप संगीत की तरह। AR रहमान भारतीय संगीत जगत के विकास को एक नया आयाम दे रहे हैं, वो भी स्वाभिमान के अंदाज में। बाद अब बिहार की खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में लॉकडाउन लगने की नहीं है कोई आसार। वजीर आला नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में अफसरों ने की मुखालिफत। सख्त पाबंदियां नाफिज करने का इम्कान। असेंबली सेक्रेटेरिएट में कायम किया गया कोरोना कंट्रोल रूम। ऐवान के मौजूदा और साबिक अरकान के साथ उनके अहले खाना का करेंगे डेटा जमा। जरूरत पड़ने पर की जाएगी मदद। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर अस्पताल में ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। अस्पताल ने खुद का ऑक्सीजन प्लांट किया शुरू। एक दिन में भरे जा रहे हैं 20 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना बहरान के दरमियान मददगार बनकर आए सुभाष और संजीव ऑक्सीजन देकर बचा रहे हैं लोगों की जिंदगी। ऑक्सीजन बैंक के नाम से है मशहूर। कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान पटना से इत्मीनान बख्श तस्वीर आई सामने। गंगा नदी का पानी हुआ मजीद साफ। गुज़िश्ता बरस लॉकडाउन के दरमियान भी नजर आई थी ऐसी ही तस्वीर। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों के दरमियान अभी लॉकडाउन लगने के आसार नहीं है। वजीर आला नीतीश कुमार के साथ आज आला सतही मीटिंग में अफसरान ने लॉकडाउन को लेकर हामी नहीं भरी। माना जा रहा है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन बाजार में कई चीजों पर मजीद सख्तियां बरती जाएंगी।
उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार असेंबली सेक्रेटरीट में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कंट्रोल रूम में असेंबली के मौजूदा और साबिक अरकान असेंबली और मुलाजमीन के अहलखाना का पूरा डेटा जमा किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जाएगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जो इंतजामात होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। अभी राज्य के जो हालात, राज्य का पूरे भारतवर्ष में कोरोना का कोई मरीजों का बद इंतजाम। बिहार विधानसभा में बढ़ते कोरोना के खतरा को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने नियंत्रण कक्ष बनाया है। देखिए, विधानसभा में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो लोग मौजूद रहेंगे, मेडिकल की टीम मौजूद रहेगी और सभी विधायकों से जो कर्मचारी हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे संपर्क साधने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। पूरे बिहार के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा सचिवालय कर्मी, पदाधिकारी सभी लोग समन्वय सरकार के साथ बनाएंगे, जिला अधिकारी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ। जो फीडबैक आता है उसकी जानकारी संबंधित लोगों को देकर उसकी समाधान के लिए लगेंगे और पूरे बिहार के अंदर एक जन जागरण अभियान का माहौल खड़ा करना है, क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया है कि सिर्फ सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। ये सबकी जिम्मेवारी है इस महायुद्ध में अपनी भागीदारी करने का, और युद्ध के में भागीदारी करने के पहले सबको सजग होना होगा। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना आरटीपीसीआर जांच कराने वाले अफराद की तवील कतारें नजर आईं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि बारी आने के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि जांच किट दस्तयाब नहीं, जिससे लोगों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। कुछ लोगों को फ्लाइट से सफर करना है, जिसके लिए उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट मनफी दिखाना लाजमी है, लेकिन जाँच न होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल से तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं हमारे नुमाइंदे। भागलपुर के सदर अस्पताल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर की जांच जो होता है उसको कराने के लिए लोगों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपने जांच के लिए जो है यहाँ पर लाइन में लगे रहते हैं और जांच कराने के लिए कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनका आज जाँच नहीं हो पाएगा और कई ऐसे हैं जिनको फ्लाइट पकड़ना है और उनका जांच यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। क्या परेशानी है यहाँ पर, हम पूछते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो गई है सर। परेशानी यह है कि हमारा फ्लाइट है 29 को और फ्लाइट में आरटीपीसीआर कंपलसरी कर दिया है। उसके पर्पस में हम यहाँ पे आए तो ये लोग बोल रहे हैं फ्लाइट पकड़ने वाले हो तो क्या है। हमारी फ्लाइट है पटना से और हमको कश्मीर जाना, सीआरपीएफ से बिलोंग कर रहे हैं हम। मैसेज दिया वहाँ से आया है, वहाँ श्रीनगर से आपको एनटीपीसीआर चेक करके फ्लाइट में बैठना है, अन्यथा फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा। सुबह यहाँ आए, लाइन लगे हुए हैं, अभी आने के बाद में बोल रहे हैं बोला वो एनटीपीसीआर कौन सा किट नहीं है मेरे पास। जाइए प्रभारी सर से बात कीजिए। मेरे पास जितना किट है उतना कर रहे हैं, जो है वही कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज। शेखपुरा में एक तरफ जहां कोरोना मुतासिरीन की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं सदर अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर की अब तक शुरुआत नहीं हो सकी है। सारी सहूलियात यहां मुहैया हैं, लेकिन टेक्नीशियन और एक्सपर्ट की तकर्री नहीं की गई है। इस वजह से मुस्तहक मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मैनेजर ने यकीन दहानी कराई कि जल्द ही वेंटिलेटर की शुरुआत की जाएगी। शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था है, जहाँ सारा सामान भी है, लेकिन टेक्निकल कर्मी के नहीं रहने के कारण मरीजों को कोई लाभ नहीं हो रहा। हम सदर अस्पताल के प्रबंधक से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं जब स्थिति खराब होगी मरीजों का, बताइए। जी, सदर अस्पताल शेखपुरा में आईसीयू हमारे यहाँ 2 बेड का बना हुआ है और इसमें जो इसका इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो सारा कुछ है। मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, बेड है, सक्शन मशीन, सब कुछ इसमें है। अभी थोड़ा सा है कि आईसीयू को चलाने के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है। इसके लिए ट्रेंड स्टाफ नर्स, डॉक्टर एंड अन्य कर्मी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर बात किया है, सीएस साहब से भी बात किया है कि स्टेट से जो है कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाकर इसको मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की चिंता की जाए। अभी अगर टिपिकल स्थिति होती है तो क्या करते हैं मरीजों? हम लोग सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन है, हम लोग इमरजेंसी में रख के उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो भी जरूरत रहता है वहीं पे रख के ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑक्सीजन पाइपलाइन। प्रबंधक ने कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था भी किया गया है। मरीजों को जहां तक सेवा की बात है सेवा की जा रही है, लेकिन जहां तक टेक्निकल कर्मी का सवाल है
इसके लिए प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा गया है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब टेक्निकल कर्मी आ जाए ताकि शेखपुरा का जो बंद पड़ा आईसीयू है वो चालू हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की खस्ता हालत सामने आई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर गायब हैं। कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों से मुतासिर मरीज और उनके अहले खाना बेहद परेशान हैं, लेकिन उनकी खबर गिरी करने वाला कोई नहीं है। इमरजेंसी में डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की इत्तला जब अस्पताल इंतजामिया को हुई तो जायजा लेने अस्पताल पहुंचे, जहां पर मरीजों के अहले खाना ने हाथ जोड़कर मदद की अपील की। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग यहाँ पे घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका आपातकालीन ये सेवा कक्ष है। यहाँ इमरजेंसी है और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो लगातार मौजूद रहने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की कतार जो है वो लंबी कतार है और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो नदारत हैं। आप देख सकते हैं कि ये चिकित्सा डॉक्टरों का ये कक्ष है और ये पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है। लोग लगातार लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से उनका इलाज शुरू हो सके, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। कब से आप लोग खड़े हैं? हम लोग नरकटिया से आए हुए हैं, वहाँ से रेफ़र किया गया है कि आप जाइए, वहाँ उत्तम व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको उत्तम व्यवस्था कहीं दिख नहीं गया है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर हमको रिटर्न जाना होगा, कि जो भी वहाँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तब मान लीजिए मरीजी का हालत जो है गंभीर, आप देख ही रहे हैं मरीजी का हालत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और भी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, काफ़ी देर से। हम लोग तो 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, इमरजेंसी में आए हैं। सर में माथा में चोट परसों का लगा हुआ है, नरकड़िया का इसे रेफ़र हो गया। यहाँ आए तो यहाँ डॉक्टर का पता नहीं है। अब बताइए कहाँ जाए, किससे भी ले जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और डॉक्टर यहाँ पर नदारत है। घायल होकर लोग आ रहे हैं, कोरोना के जो लक्षण हैं वो पेशेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर नदारत हैं और लोग हलकान हैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था से और लोग परेशान हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं किसी तरह से कि कोई डॉक्टर आए और उनका इलाज करे, उन्हें देखे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बेतिया। और अब बात करते हैं मुल्क में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल का इंतजाम करके लोगों की जान बचाने की मुहिम से जुड़ गया है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ तो फिर डरने की क्या है बात। हम बात कर रहे हैं पूरे मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स अपने ज़ेरे निगरानी ले ली है। मुंबई के वर्ली में वाक़ई नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया में कोविड के मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों का ICU भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ मरीजों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए मुंबई के BKC में वाक़े ट्रिडेंट होटल में बगैर अलामात और कोविड मरीजों के लिए 100 बिस्तर तैयार किए जा रहे हैं। मुल्क का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देख रेख फाउंडेशन कर रहा था। अस्पताल की सलाहियत में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 ICU बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में इदारे की चेयरपर्सन मिसेस नीता अंबानी ने कहा है कि रिलायंस फाउंडेशन हमेशा ही मुल्क की खिदमत में सबसे आगे रहा है और ये हमारा फर्ज है कि हम वबाई अमराज के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान का साथ दें।
मरीजों को उम्दा तिब्बी निगहदाश्त फराहम करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन अमले ने मुतादिद मरीजों को अपनी अनथक कोशिशों से जान बचाने में मदद की है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बेड्स का इंतजाम करेगा। और अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर की रिफाइनरी में रोजाना 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन तैयार कर रही है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से मुतासरा रियासतों को मुफ्त में दी जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ मुतादिद रियासतों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। इस इदारे की चेयरपर्सन मोहतरमा नीता अंबानी ने कहा कि हम रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुफ्त में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नागर हवेली को मुफ्त में फराहम कर रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। हम इस खराब मरहले में हिंदुस्तान और मुंबई की मदद के लिए पुरअज़्म हैं। बहैसियत हिंदुस्तानी होने के हमसे जो कुछ भी हो सक रहा है हम कर रहे हैं। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने गुज़िश्ता साल ग़िज़ाई खिदमात के तहत 5.5 करोड़ लोगों की खिदमत की थी। मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा खाना देने का प्रोग्राम था। अब एक बार फिर रिलायंस फाउंडेशन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुल्क के साथ खड़ा है ताकि मुल्क को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं।